अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल और मैं हूं दुआ कमल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो गए, हुकूमत ने क्लीन स्वीप किया। वज़ीर आज़म साहब पहुंचे हैं आज़ाद कश्मीर और इलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्होंने मुबारकबाद दी है। सवाल उठाएंगे, क्या वाकई अवाम ने एहतजाजी सियासत को मुस्तरद कर दिया? इमरान खान साहब की तहरीक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बतौर सियासी जमात कितनी मजबूत रह गई है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी के मामले पर। इन दोनों इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब। खुशामदीद कहेंगे सदीकुल फारूक साहब आपको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे एजाज चौधरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहूंगे एजाज साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर साबिर अली बलोच। बहुत शुक्रिया साबिर अली बलोच साहब, आपने भी ज्वाइन किया। एजाज चौधरी साहब से आगाज करते हैं। एजाज साहब, बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं आप हुकूमत को, तो आपने तस्लीम कर लिया आवाम का मैंडेट हुकूमत के हक में गया और आपकी हार? जी बहुत शुक्रिया दुआ। पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत जीती है वहाँ पे। असल में वफाक में जिसकी भी हुकूमत होती है जी, कश्मीर के इलेक्शन के अंदर उसके बड़े वाज़ेह असरात होते हैं। और पहले PMLN जो है ख़ुद इंतखाब में हिस्सा नहीं लेती थी, इनके मुस्तकिल इत्तेहादी थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले। इस मरतबा इन्होंने अपने नाम से वहाँ पे इंतखाब में हिस्सा लिया है जी। चुनाचे यानी ये जो हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी तफसीलात तो हमारे उस तरह इल्म में नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन डे था मैंने कल भी कहा सारा दिन के बाद कि वो यानी मजबूरी तौर पे आप उसे पुरअमन भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, फौज की निगरानी में फौज की मौजूदगी थी, उसकी वजह से कोई ऐसा वाक़या नहीं हो सका। अलबत्ता पिछले 15-20 रोज़ में जो पंजाब के अंदर हलके थे उसमें जो सूबाई हुकूमत के महकमे हैं या इनके अदारे हैं वो ज़रा जो एक हुकूमत करती है वो कर रहे थे, हम एहतजाज भी करते रहते थे। तो इस पहलू से तो मैं समझता हूँ कि इंतखाब जो है यानी इलेक्शन का दिन पुरअमन रहा। उससे पहले कुछ ऐसे संगीन वाक़यात हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन असल मसला इंतखाबात का नहीं है। असल मसला ये है कि आज़ाद कश्मीर एक बेस कैंप है आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद। बिल्कुल जी, जुड़ा अगर हम उस तरफ ज़्यादा तवज्जो दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के इंतखाब में हिस्सा लिया, इससे पहले हमारी वहाँ पे तंजीम भी नहीं थी। और हमने 3 निकात अपने पेश नज़र रखे थे। पहला उसमें यह था कि आज़ाद कश्मीर के फैसले आज़ाद कश्मीर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वो जलसों में बड़े वाज़े इमरान खान साहब ने बताया, बड़े बड़े जलसे तो किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इसमें शामिल थे जो जलसे कर रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शामिल थे, जबकि PMLN की जानिब से एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, परवेज़ रशीद साहब जिनमें सर फहरिस्त थे। इस पर तो बात करेंगे। साबिर अली बलोच साहब, पीपल्स पार्टी क्या हुआ आज़ाद कश्मीर में इस तरह से, यानी ये एक नाकामी है बहुत बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपकी हुकूमत थी और उसके बाद आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, और इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एंट्री थी, उनका डेब्यू था, तो क्या इसमें उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर पाई? देखिए दुआ बीबी, पाकिस्तान पीपल्स, आपको पता है, हर एक जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सबसे पॉपुलर पार्टी है। आज से नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से लेकर पीपल्स पार्टी ने हमेशा वहाँ के अवाम और उस इलाके के मफादात और उसके इंटरेस्ट को हमेशा सर फहरिस्त रखा है। और पीपल्स पार्टी वहाँ की हमेशा हुकूमतों में आती रही है, वहाँ की पॉपुलर पार्टी रही है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ की सबसे पॉपुलर पार्टी है। लेकिन मैं आपको बदकिस्मती से एक चीज़ बताऊं कि आजकल रिगिंग जो है ना, वो एक बिल्कुल इसके साइंटिफिक तरीके हैं और वो एक बड़ा आर्ट है, और इस आर्ट को नवाज शरीफ और उसके लोग बखूबी आगाह हैं, उसको जानते हैं। अभी आपको मैं 1-2 मिसालें दूंगा कि वहाँ पर हमारे पार्टी के एक बहुत सीनियर और एक बड़े पॉपुलर चौधरी यासीन साहब जो है ना, जो वजीर भी रहे हैं वहाँ पे, अच्छा, उनको 4 बजे तक 5000 वोटों से हरवाया गया। अनाउंस किया कि जी कि 5000 वोट से वो हार गया है, और वो बंदा वहां से अपने तो इसका कोई सॉलिड एविडेंस है आपके पास? अब जी मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक नहीं, मैं आपको और भी बताऊंगा, जरा मेरी बात मेहरबानी करके सुन लीजिए दुआ बीबी प्लीज। अच्छा,
तो वो जब अपने लोगों को लेके चले गए वहां पर रिकाउंटिंग की, एक दफा दो दफा रिकाउंटिंग की, तो चौधरी साहब, चौधरी यासीन 2500 वोट से जीत गए। अच्छा, एक दूसरी बात यह कि अभी ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस आजाद कश्मीर हाई कोर्ट वो परमानेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वहां के, तो लोग किसके पास जाएं? हाई कोर्ट जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएं, एक ही आदमी है। ये यानी पहली मिसाल है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां पर बना दिया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी वहां के वो बहुत ही क्लोज तरीन जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के जो क्लोज तरीन यानी ब्यूरोक्रेट रहे हैं हमेशा और आज भी हैं, मेहदी साहब, सईद मेहदी उसके सन-इन-लॉ हैं। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी वहां का वो, अच्छा, ये बहुत लंबी बातें आपकी चली जाएंगी। ये तकरीबन वही बातें हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसों में भी कह रहे थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह स्टांस था कि प्री पोल रिगिंग की गई है और की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब आपको इस तरह का कोई शुबा हो गया था साबिर अली बलोच साहब, तो फिर आपने बायकॉट क्यों नहीं किया इलेक्शन का? जाहिर है इलेक्शन तो फिर सेम पिच पर खेलना चाहिए ना मैच। तो ये तो नहीं कि अगर आपको अंदाजा हो गया कि हुकूमत प्री पोल रिगिंग कर रही है तो फिर आपको चाहिए था बायकॉट कर देते। नहीं, बायकॉट देखो हमने इसलिए नहीं किया, वहां पे हमें पता था, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने पहले ही इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि भी कि यहाँ पे जिस तरीके से रिगिंग होगी, और उसकी बात सच्ची निकली। देखें, बायकॉट एक ऐसा चीज है कि इसका यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है। अब आप देखें 1985 में ज़िया-उल-हक ने जब नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन किए तो पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया, और उस बायकॉट के रिएक्शन में नवाज शरीफ जैसे लोग वो लीडर बन के उभरे। हम तो पीछे चले गए, पॉलिटिकल प्रोसेस आगे चलता रहा, नवाज शरीफ जो है ना वो लीडर बन के उभरा, और इस किस्म के लोग जो है ना वो आगे आते गए। तो अब हमने ये सोचा कि इस पर बड़ी जो है ना बहस हुई हमारे पार्टी के अंदर, और फिर ये कि जरदारी साहब ने, हमारे जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई कि वी हैव टू फेस इट, बायकॉट की बात मत करो, फेस करो, हमें पता है वो क्या कर रहे हैं, बट इवन देन वी हैव टू बी इन द फील्ड, हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, इस आर्ट को ये लोग बखूबी जानते हैं। अच्छा, यानी आपके ख्याल में आपने फेस किया इस इलेक्शन को, और पीएमएलएन को एक आर्ट आता है प्री पोल रिगिंग का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। सदीकुल फारूक साहब, ये आर्ट कौन सा है आपके पास जो आपने 31 नशिस्तें जीत ली हैं, जो इससे पहले किसी भी पार्टी ने इतनी मेजोरिटी से हासिल नहीं की थी जो वहां पर पीएमएलएन यानी हुकूमत ने हासिल की हैं? ये आर्ट बता दीजिएगा। दुआ, बहुत शुक्रिया। मैं असल में 5 साल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद का चीफ कोऑर्डिनेटर रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, और पिछले जो इलेक्शन हुए जिनमें पीपल्स पार्टी जीती विद इन इन्वर्टेड कामास, उसमें सारा मामला मैंने देखा। पिछली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने ये किया कि 7 से 15,000 वोट जाली बनाए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद बयान दिया कि ये गलत इंतखाबी फहरिस्तें हैं, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। सही। दूसरा, घोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए। तीसरा, उन्होंने बैतुल माल का पैसा खूब खर्च किया। चौथा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 25 से 50 हज़ार रुपए फी फैमिली उन्होंने तकसीम किया, और पोलिंग के दिन उन्होंने लड़ाई झगड़े भी किए, और जैसा भी था उन्होंने वो एक, मैं गलतफहमी दूर कर दूं, जो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं कि मुस्लिम लीग नून पिछली दफ़ा 2011 के इलेक्शनों से 25 दिन पहले वहाँ बनी। ये दूसरी दफ़ा हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेती थी। अब ये वो तमाम चीज़ें थी, जब ये इस दफ़ा जब पोलिंग अपना इंतखाबी फहरिस्तों से ये सारे जाली वोट निकल गए। अच्छा। सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान के हल्के से 7,500 वोट जाली ख़त्म हुए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इंतखाबी फहरिस्तों वगैरह पर कोई उंगली नहीं उठाई। यानी ये रिगिंग तो हुई नहीं है। फिर वो बात पहले भी की एजाज चौधरी साहब ने कि जहां जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, विफाक में जिसकी गवर्नमेंट होती है, वही गवर्नमेंट बनाते हैं। असरात तो होते हैं वैसे, ये तो फैक्ट है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जरा साबिर अली बलोच साहब, एक मिनट, अपनी बारी पे ना आप थोड़ा सा
ایک ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف صاحب کا. میں کہتا ہوں یہ اچھا ٹھیک ہے صابر علی بلوچ صاحب آپ ایڈ کر دیں پھر جواب دیتے ہیں آپ کو صدیق الفاروق صاحب. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ جی جو فیڈرل گورنمنٹ میں آ جاتا ہے اور وہ الیکشن جیتا ہے وہ آزاد کشمیر میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کہا تھا کہ یہ آرٹ صرف ان کو آتا ہے اور انہوں نے اس کو کھیلا اور اچھی طریقے سے کھیلا اس کو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آزاد کشمیر کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں جس طرح دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں. اچھا آزاد کشمیر. اچھا یہ پھر ایک اور الارمنگ بات ہو گئی. اگر آزاد کشمیر کے لوگ ویسے ہی ہیں جنہوں نے بھاری اکثریت سے پی ایم ایل این کو مینڈیٹ دے دیا تو پاکستان کے جو باقی علاقے ہیں باقی صوبے ہیں تو پھر وہاں پر بھی پی ایم ایل این کو بھاری مینڈیٹ ملے گا. ایک اعجاز چودھری صاحب سے واپس آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ 10% عوام جو کہا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب وہ لا پائیں گے یا نہیں اور عمران خان کی تحریک کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اعجاز چودھری صاحب ایک سوال چھوڑا تھا. صابر علی بلوچ صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی رائے مختلف نہیں ہو سکتی پاکستان کے دیگر علاقوں سے. تو جو 10% عوام آپ نے سڑکوں پر لانی ہے آپ کی موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے 7 اگست سے باقاعدہ آغاز ہوگا. خان صاحب نے اعلان کیا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ دعا ایک تو میں نے گزارش کرنی میرا فکرہ مکمل ہو لینے دیجئے اس لیے کہ وہ بات کا مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا. میں پچھلی دفعہ بھی بات مکمل نہیں کر سکا تھا. دیکھیں یہ جو لوگوں کو متحرک کرنے کا مسئلہ ہے اس کا سبب جان لیں. کوئی 3 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ انکشاف ہوا تھا پیناما پیپرز کا. وہ نہ پاکستان میں کسی پارٹی نے کیا تھا نہ کسی اخبار نویس نے کیا تھا بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہوا تھا. باقی ملکوں نے اس کی کوئی نہ کوئی یعنی طریقہ نکال لیا کہ لوگوں کو پروب کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے ملک کے ساتھ. پاکستان کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں احتساب کے لیے حاضر ہوں اور جب چاہیں میرا احتساب کر لیں. لیکن جو نظام ہے ان کے ارد گرد وہ ان کو بچانا چاہتا ہے. وہ موقع نہیں دے رہا. ٹی او آر نہیں بن پائے. پارلیمانی کمیٹی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی. ہم 4 فریق ایسے ہیں جو اس وقت تک الیکشن کمیشن میں ان کی نااہلی کے حوالے سے جا چکے ہیں. پاکستان میں کبھی کسی وزیر اعظم کے خلاف 4 پارٹی جس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور 2 اور شامل ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب حالات پارلیمنٹ کے اندر درست نہ ہو رہے ہوں جب ادارے یعنی نیب نے آج تک کچھ نہیں کیا ایف بی آر نے کچھ نہیں کیا پہلے دن نوٹس دے دینا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے کون لوگ ہیں یہ. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی حل باقی نہیں رہتا کہ آپ عوام کو بیدار کریں ان کی عدالت میں چلے جائیں نا. اور یہ بالکل عین آئینی حق ہے. یہ عین آئینی حق ہے. یہ اسی سے میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ عوام نے فیصلہ دیا ہے ان کے حق میں تو اب آپ کی تحریک کا کیا فیوچر رہے گا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر لوگوں کو آج اگر آپ یہ کہیں کہ کیا کرپشن کے اوپر کسی کا احتساب ہونا چاہیے تو یہ جنہوں نے نون لیگ کو منتخب بھی کیا ہے یہ بھی کہیں گے کہ احتساب ہونا چاہیے. کیوں؟ براہ راست کون متاثر ہے؟ اس ملک کی 95% غریب آبادی متاثر ہے اس سے. وہ 2-3% ہے اشرافیہ جو سیاستدان ہیں جرنیل ہیں جج ہیں جو بیوروکریٹ ہیں جو ممکن ہے میڈیا کے لوگ بھی ہوں. اصل میں تو احتساب یہاں پر کبھی یعنی میں اب آپ کی بات کاٹی نہیں ہے آپ کی بات کو یہ سمجھ پائی ہوں کہ کرپشن اور احتساب کے نام پر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں عوام کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے عوام کو آپ نے کھڑا کرنا ہے. صدیق الفاروق صاحب آپ نے کامیابی لے لی اس پر زیادہ خوش نہ ہو. عوام کھڑی ہوگی جیسے کہ اعجاز چودھری صاحب نے کہا احتساب اور کرپشن کے نام پر تو یہ کوئی اس پہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے. آزاد کشمیر میں آپ نے کلین سویپ کیا ہے. اگر عوام کھڑے ہو جائیں کسی کام کے لیے کسی نظریے پر تو عوام کا یہ حق ہے. لیکن جس عوام کو یہ بیدار کرنے جا رہے ہیں وہ عوام واقعی بیدار ہو چکی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے دھرنے کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے عوام نے ان کو شکست دی ہر الیکشن میں. ایسا نہیں ہے. ان کے دھرنے کے بعد آزاد گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے عوام نے شکست فاش دی 1 سیٹ نے ملی. ان کے اس دھرنے کے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ان کو شکست فاش ملی. یہ چلے تھے پورے آزاد کشمیر کو نیا آزاد کشمیر بنانے. عوام تو بیدار ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ اس وقت بھی دعویٰ کر کے چلے تھے کہ 5 لاکھ موٹر سائیکل ہم لاہور سے اور 50 لاکھ بندے لے کر نکلیں گے. کیا ہوا؟
اور اب یہ کہتے ہیں 10% یعنی 2 کروڑ بندے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں بڑی ایمانداری سے, عمران خان صاحب نے انتخابات سے پہلے جو وزیراعظم بننے کا خواب دیکھا وہ چکنا چور ہو گیا. لیکن ایک اویئرنیس دے دی انہوں نے عوام میں کہ عوام کے رائٹس کیا ہوتے ہیں, یہ دھرنوں میں بخوبی لوگوں کو پتہ چلا. دیکھ لیجئے نا, پھر انہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا. اور حق کا استعمال کس کے حق میں کیا؟ مسلم لیگ نون کے. دیکھیے جتنے کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے اس کے بلدیاتی, اس میں کلین سویپ مسلم لیگ نون کے حق میں. بلدیاتی لاہور میں کیا ہوا, پھر عام بلدیاتی انتخابات میں کیا ہوا. یہی ایسڈ ٹیسٹ ہے, دس از لٹمس ٹیسٹ. یہ ہے یارڈ سٹک جس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کی بیداری کا مطلب کیا ہے. عوام بیدار ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پروگرام اور نواز شریف کا اقتصادی ویژن ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کی اپروچ غلط ہے. اچھا, میں بھی عوام کی نمائندہ ہی ہوں, لیکن کون سی ایسی کیا آپ نے عوامی خدمات سر انجام دے لی حکومت نے اب تک جس پر یہ کہا جائے کہ عوام بہت خوش ہے؟ یہ بات ماننے کی ہے کہ عوام ایک مینڈیٹ دے رہی ہے, بھاری مینڈیٹ, اور وہ ایک فیکٹ ہے. جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت میں ہے, فیڈرل میں ہے, شاید اگر صوبوں میں اور جیسے کہ آزاد کشمیر میں ان کی گورنمنٹ بنائی جائے گی تو یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب, ایک بات بتا دیجیے گا کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بھی گئے ہیں آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کرنے تو انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے پرائم منسٹر صاحب پر. اب وہ تو سیٹیں لے گئے, اب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی اپنی اب میجورٹی بھی حاصل نہیں کر سکی ہے, تو پیپلز پارٹی کا مستقبل تو خطرے میں پڑ گیا. اور دوسری بات جو کہ ہم دھرنوں کی بات بھی کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا دھرنا اگر دھاندلی ہوگی تو یہ دھرنا زیادہ خطرناک ہوگا 2014 کے. تو کیا لگتا ہے پھر کیا دھرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, کیونکہ دھاندلی کا کہہ دیا آپ نے؟ بلاول بھٹو زرداری کی انہی باتوں کو کشمیر کے عوام نے ناپسند کیا. آپ بات کریں اور بدلہ لیا. یہ ایڈ کر دیا صدیق الفاروق صاحب نے کہ ناپسند کیا کشمیر کی عوام نے آپ کو. صدیق فاروق صاحب دوست ہیں میرے, وہ جو آپ بھی میرے بھائی ہیں. بہرحال اچھا مسئلہ بیسیکلی بات یہ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر میں ایک ایسی سیاست کی ہے کہ جو وہاں کے عوام جو ہے نا, عوام نے سراہا ہے اس کو. ابھی بھی ایون ٹوڈے وہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی ہے آزاد کشمیر کی. اچھا, اور آپ نے دیکھا وہاں پر جب چیئرمین بلاؤ, آپ پلیز آپ جب دیکھیں نا چیئرمین صاحب جب گئے تھے وہاں پہ انہوں نے جلسے کیے, لوگوں نے سر آپ ٹھیک ہیں نا, پھر وہ فیکٹس ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. اچھا میری عرض سنیں, دیکھیں میری عرض سنیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں پلیز, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ان کو کہتے ہیں کسی ڈونٹ انٹرپٹ پلیز. اچھا تو اب میں جس بات پہ آپ کے پاس آ رہا ہوں, دیکھو پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی, ایک سیاسی جماعت ہے. اچھا, اور ہم اس بات سے تو مایوس نہیں ہوئے کہ وہاں پہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو جو ہے نا ہروایا گیا وہاں پہ, یہ ایک پروسیس ہے, آگے چلتا رہے گا اور ہم آگے الیکشن اور بھی آ جائیں گے. اور جس نے ریگنگ کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے جو کام کیا وہاں پہ, اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس کو دے ہیز ٹو پے فار دیٹ, دے ہیز ٹو پے فار ابھی the way they rigged the election. اچھا یہ ان کے گلے پڑ جائے گا اور پڑ رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کر لوں کہ دیکھیں آپ نے فرمایا کہ عمران خان کے ساتھ جو تحریک میں جانے کی, دیکھیں پیپلز پارٹی اپنی ایک پارٹی ہے, تحریک انصاف ایک اور پارٹی ہے, اور بھی جماعتیں ہیں. ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ ایک کانسنسس کی بنیاد پہ ایک جو ہے نا کسی ایگریمنٹ پہ آ جائے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ اتنے ریکلیس شخص ہے عمران خان صاحب جو ہے نا کہ وہ بات کرنے سے پہلے, کسی انڈرسٹینڈنگ آنے سے پہلے وہ اپنی بات پہلے کہہ دیتا ہے, اپنی بات کہہ دیتا ہے تو اپنی پالیسی کو وہ پہلے سے بتا دیتا ہے. اب اس کا جواب لے لیتے ہیں. تو اب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہوگی, یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دھاندلی پر بلاول صاحب اعلان کر چکے ہیں دھرنے کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی جی, ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رہے. پیپلز پارٹی کے ہم جو پالیسی اڈاپٹ کریں گے, دھرنا ہوگا یا جو بھی ہوگا, جو ریگنگ کے خلاف جو پالیسی پیپلز پارٹی ہوگی, آئی ایم شیور کہ وہ اگر واقعی سنجیدہ ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. تو ہم بیٹھ کے ایک کنسنسس پہ, ایک جو ہے نا ایک لائے عمل پہ ہم جو ہے نا اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو فاش کریں گے. دیکھیں بی میں آپ کو ایک عرض کر لیتا ہوں. دیکھو بات یہ کہ مینڈیٹ جو آپ نے فرمایا تھا پہلے, میں تو اس کو مینڈیٹ نہیں سمجھتا ہوں, لیکن جو حق جو کسی پارٹی کو عوام دے دیتی ہے, اس حق کو, اس مینڈیٹ کو پولیٹیکل پارٹی اور سیاستدان وہ بالکل مانتی ہیں اور وہ تسلیم کرتی ہیں.
लेकिन राइट ऑफ हक जो है ना वो हमें जरूर है, हमें ये हक जरूर है कि हम उसको कहेंगे कि जी के ये ज्यादती की गई है। अच्छा, ये ज्यादती की गई है और आप सड़कों पर आ रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ है? अच्छा, इससे पहले एक बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो पाकिस्तान है इसमें 20 करोड़ अगर लोग हैं ना जी, तो 1.25 लाख रुपया फी कस मकरूज हैं हम। 1990-91 में जब वजीर आजम थे मियाँ साहब, तो ये जो तौक है हमारे गले में IMF का, उन्होंने ही डाला था। और अब बढ़ते बढ़ते ये कर्ज इतना हो गया है कि 1200 अरब रुपए जो हैं इस साल हमने डेट सर्विसिंग और उसके अदा करने हैं। ठीक है, यानी 15 लाख लोग पिछले 3 सालों के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत के अपने अदारों की रिपोर्ट के मुताबिक KPK, बलूचिस्तान, अंदरूनी सिंध और साउथ ऑफ पंजाब 70% गुर्बत सब जीरो है, सब जीरो है। लेकिन अवाम ने मैंडेट दिया है ना, ये बात से तो पीछे नहीं हट सकते। मुझे जी आप यही बात समझा रहे हैं ये अवाम। मैं आपसे अर्ज करूं, जिस चीज को मैं सच समझता हूं ना, पूरी कायनात भी उठ के खड़ी हो जाए ना कि ये गलत है, मुझे अपने सच पे खड़े रहना है। मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई मरात याफ्ता तबके से ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये हक किसने दिया है? वो अपनी दौलत, अपनी जायदाद, अपना मालूम मता, मेरी पार्टी लेकिन धरने भी तो हल नहीं है ना इसका। मैं ऐड कर रही हूँ आपकी बात में, धरने भी तो हल नहीं है ना इसका, उससे भी तो मुआशी पहिया रुकेगा। पहले भी आप पर ये इल्जाम आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए मुझे बताएं कि अगर इनकी सारी मालो दौलत बाहर रहनी है तो ये खुद भी बाहर रहे। यहाँ सिर्फ सियासत और हक हुक्मरानी के लिए आते हैं। और वो सिर्फ ये जमात तो नहीं है, सबके हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से मौका नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की बात कर लें, वो भी तो दुबई में बैठे फैसले कर रहे हैं। सुने ना जी, और तब्दीली फिर क्या लेके आनी, यही तब्दीली लेके आनी। अगर मैं खुद या मेरी पार्टी का कोई आदमी इस तरह कर रहा होगा जो निजाम हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की मालो दौलत, उसका पैसा यहां से गलत रास्ते से साइफन होके बाहर जाके आपके महल्लात तामीर ना हो। ये आपको हुक्मरानी का हक अवाम इसलिए देते हैं। आप क्या नहीं समझती? क्या पाकिस्तान के अवाम नहीं समझते कि इक्तदार में आने से पहले लोगों की एक हैसियत होती है और हुकूमत के रहने बात दूसरी। इसलिए हमारी बात हमने लोगों तक पहुंचानी है। ठीक है, आपने अपनी बात पहुंचानी है लोगों लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, लोग कहें कि पिछले अच्छा मुझे ब्रेक लेने दें। एजाज चौधरी साहब, अभी ये प्रोग्राम जारी है, लोगों तक पहुंचा है, प्रोग्राम जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जैसे कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो ऐसा चाहते हैं, ऐसा होगा, ये होगा कैसे? क्योंकि सूरत हाल तो बहुत मुख्तलिफ नजर आ रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सदीकुल फारूक साहब, बात में वजन तो है, एजाज चौधरी साहब की बात में भी यकीनन करप्शन और एहतसाब। एक करप्शन की बात को लेकर हम मामला हल नहीं कर पाए हैं, ये एक अलग सवाल है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया कि वहाँ गए, इलेक्टेड कैंडिडेट्स को उन्होंने मुबारकबाद दी, बड़ा वार्म वेलकम उन्हें किया गया। तो ऐलानात उन्होंने किए, सिवाय सड़कों के, मोटरवेज के जाल बिछा देंगे, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के लिए कोई वाज़ेह विजन, कोई वाज़ेह पॉलिसी है? और जो ऐलानात किए हैं वो महज ऐलानात होंगे या उन पर अमल दरामद भी होगा? देखिए, जो मैं आपसे अर्ज करूँगा कि पॉलिसी, कश्मीर पॉलिसी वाज़ेह है हमारी हुकूमत की, और बाकी पार्टियां भी जो हैं इल्ला माशाल्लाह एक आध दो को छोड़ के कश्मीर पर सबका मौक़िफ़ अच्छा है, एक है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि मिल बैठें और कश्मीर पर मुत्तहिद होकर एक मौक़िफ़ इख्तियार करके उसके। अभी इलेक्शन हो रहे थे, आप देखें उधर इंडिया में क्या है, अपना मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा था और यहाँ क्या हो रहा था, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं आता हूँ कि उन चीज़ों पर अमल इंशाल्लाह होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त यहाँ शिकस्त खा गई है। एक वक्त था कि पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मौजूदगी में सिर्फ इन्हें 13 सीटें मिली थी और उनमें 11 सीटें सिंध से थी, फिर वो रिवाइव कर गई पीपल्स पार्टी। हम ये नहीं कहते कि एक हकीकत नहीं है, लेकिन इस वक्त जो नतीजा उसको साबर अली बलोच साहब ये कहें कि नहीं जनाब ये धांधली हुई है, तो मैं ये कहूँगा असल में तो यूँ तो मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन साबर बलोच साहब
दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल। अच्छा, ये शेर आपने साबिर अली बलोच साहब के नाम कर दिया। कश्मीर कमेटी आपकी फॉल नजर आई नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर जुड़ा है मकबूजा कश्मीर के साथ। आपको अंदाजा है कितनी बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, जो जिस तरह का असला, ममनुआ असला इस्तेमाल किया जा रहा है, जिंदा लाशें बनाया जा रहा है वहां पर कश्मीरियों को। तो इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसी क्या है? सिर्फ बयानात तक, या जैसे आपने इलेक्शन कमेटी तो बड़ी फॉल बनाई हुई थी परवेज रशीद साहब की सूरत में, कोई ऐसी आपकी फॉरेन कमेटी है, ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जो आप आलमी फोरम पर इस आवाज को उठा सकें और सुनी जाए वहां पर? सबसे पहले तो इंडियन नाज़िम उमूर को बुला के जो कहा गया वो आपको मालूम है। उसके बाद ग्रुप्स में तमाम दुनिया के सफ़ीरों को बुलाकर फॉरेन ऑफिस, सरताज अजीज साहब, फातमी साहब सब ब्रीफ कर रहे हैं। दो, तीसरी बात यह है कि 9 अगस्त को जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट बुला ली गई है, उसमें ये डिस्कस भी होगा, पॉलिसी भी बनेगी। इसके साथ साथ दुनिया भर में वफूद भेजे जाएंगे। एक बात ज़रूर है कि दुनिया अमेरिका समेत कश्मीर पर अपनी ख़ास उनकी पॉलिसी है। वो ये मेरे नज़दीक, ये मेरी अप्रोच है, मेरा एक मुताला है, मैं समझता हूँ वो नहीं चाहते कि यहाँ ये मसला कश्मीर हल हो। क्यों? वो चाहते हैं यहाँ लड़ाई झगड़ा रहे, उनका असला यहाँ बिकता रहे। हमारा लेकिन हमें ये सवाल उठाना ना कि हम क्या चाहते हैं। हम तो वहाँ चाहते हैं ना कि अपने भाइयों के लिए आवाज उठाएं। साबिर अली बलोच साहब, जैसे इन्होंने 3 बातें गिनवाई हैं, आप मुतमिन हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी आया, बज़ाहिर लग रहा है कि वो बहुत संजीदा नजर आ रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की मुहिम के दौरान काफी संगीन इल्जामात भी लगाए, मोदी का यार और इस तरह की बातें सुनने में आई, तो क्या आप मुतमिन हैं हुकूमत जो कर रही है मकबूजा कश्मीर के लिए इनफ है? नहीं, देखें बीबी, मैं एक अर्ज करूं आपको कि इवन कश्मीर की तरह नवाज शरीफ की गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमेशा हर चीज़ पे, हर बात पे वो दे बिलीव इन एडॉकिज्म, वो एडॉकिज्म पे उनका यकीन है। उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी उन्होंने आज तक नहीं दी है। उन्होंने कोई ऐसी सॉलिड काम नहीं किया, कोई ऐसी सॉलिड पॉलिसी या कोई ऐसी यानी कोई चीज़ नहीं की कि जिसके दूररस नतायज निकले, जो कोई फारसाइटेड जो ना एक उसका कोई रिजल्ट निकले। ये सिर्फ अब आप देखें भुट्टो साहब के ज़माने से, उस वक्त से पीपल्स पार्टी ने कश्मीर के मामले में और दूसरे तमाम मामलात पे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी दी जिसके इम्प्लीकेशन निकल रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ के जमाने में भी निकले, लेकिन ये वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थे। लेकिन ये तो एडॉकिज्म पे बिलीव करते। मेरी देखिए जी, आप कि वी हैव टू बी वेरी यानी पॉजिटिव अपने ख्यालात में, अपने जहनों में। वहाँ पे चेयरमैन साहब ने आके एक बात जो कर दी थी, वो ये कर दी थी कि देखें, दोस्तियाँ अपनी जगह पे, अच्छा भाईबंदियाँ अपनी जगह पे, कारोबार अपनी जगह पे, बिजनेस अपनी जगह पे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब आपने अब तक जनाब कोई कश्मीर के मामले में कोई सॉलिड या ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई है कि जिससे कश्मीर और कश्मीर के लोगों को और मकबूजा कश्मीर के लोगों को उनको फायदा हो। मैं सवाल तो नहीं पूछता, लेकिन दुआ के जरिए से सवाल है कि आपने क्या ठोस पॉलिसी अपनाई और उसका क्या नतीजा निकला? क्या मकबूजा कश्मीर आजाद करा लिया आपने? नहीं, चले बताएं को ठोस है तो। नहीं, देखो, आजादी इज अ डिफरेंट थिंग। मेरी अर्थ से देखो ना, आजादी एक और चीज है। हमने लेकिन एक्ट से तो पता चलता है ना कि आप कितने संजीदा हैं। आप नहीं जी, आप मेरी बात सुनेंगे ना जी फारूक साहब। अच्छा, बात यह है कि देखो, हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स जो कश्मीरियों के हैं, उनको हमने यहाँ पर नहीं, इवन आप तकरीर पढ़े जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की, आप स्पीचेस यूनाइटेड नेशन में बेनजीर साहबा की देखें, आप उसी यूनाइटेड नेशन में आप जरदारी साहब ने एड्रेस किया उसको देखें, आप बिलावल साहब की तकरीरें देखें जो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में की है। ये तो एक बिगिनिंग है, लेकिन बात बेसिकली ये उस पॉलिसी की है, वो बात कहने की है। उस बात को वो कहते हैं ना कि सर, यही तो दुख का मकाम भी होना चाहिए और यही तो पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि जो भुट्टो की पॉलिसीज थी उन पर कहाँ अमल दरामद हो रहा है। कराची आपके सामने है, ज्यादा दूर की बात नहीं करते हैं। नहीं, अमल देखो, अमल दरामद देखो, हमने अपनी तरफ से हमने हमेशा हर चीज को जो कहा है उसको अमल दरामद किया है। जब भी तो जो है ना, आप ये इस इलेक्शन को भी आप क्राइटेरिया न समझें, आप ये ना समझे कि ये जो रिग्ड इलेक्शन जो कश्मीर में हुई है, इससे उससे उनकी जो कोई बड़ाई या कोई पॉपुलरिटी सामने आ जाती है। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन असल चीज आप आज भी जाके कश्मीर के, मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बताऊं, आप कश्मीर के आज भी एक कॉमनर से जाकर
पूछे कि जी आपके वफाद में पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ की पार्टी है, वो आपको डेफिनेटली, ये मैं वादे से दावे से कहूंगा कि वो पीपल्स पार्टी का नाम इसलिए लेगा कि पहले भी मैंने कहा कि देखो अमल जो है ना वो हम अमल ही कर रहे हैं। बातें करने की हद तक तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं साबिर अली बलोच साहब। एजाज चौधरी साहब, आप मुतमईन हैं हुकूमत ने भारी मैंडेट तो हासिल कर लिया, मकबूजा क्योंकि आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर को हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो जिस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है, जो तरीक़ाकार तय किया गया है, ये काफ़ी है? देखिए, मैं आपके सामने दो वाक़यात पिछले 20 सालों में रखता हूँ, एक ईस्ट तैमूर का और एक सदरन सूडान का, जहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी और उन्होंने अपने यानी जद्दोजहद की और इस दुनिया ने उनको मान लिया और ईस्ट तैमूर 1998 में दुनिया के नक्शे के ऊपर एक अलग मुल्क बन गया। इसी तरह सदर्न सूडान एक अलग मुल्क बन गया। ये जो कश्मीर के साथ रवैया है, ये आलमी बरादरी का एक तो उसकी वजह पाकिस्तान के जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं वो हैं, लेकिन दूसरी वजह हमारे यहाँ कभी संजीदा, देखे ना, जितनी भी सेनेटर साहब जो फरमा रहे हैं, सदीकुल फारूक साहब जो फरमा रहे हैं, ये बता रहे हैं इनके लीडरों ने तकरीरें बड़ी की हैं, ठीक, वो तो इमरान खान आलमी साहब भी बरादरी को कन्विंस करने में, कायल करने में नाकाम हैं कि वो कश्मीर के इशू पे हमारे साथ खड़ी हो। और ये अभी जो कदम उठाया गया है ये काफी है, ये भी नाकाफी है। देखिए, मैं आपको एक तजवीज़, आपने वो काट दी थी, बाद में दोबारा कह रहा हूँ सर, क्योंकि आगे बढ़ना होता है, प्रोग्राम होता है, मैं अब इसीलिए उस वक्त चुप हो गया था, आप सुन लें। मेरी एक तजवीज़ है कि आज़ाद कश्मीर को ये हक दिया जाए कि पाकिस्तान के मिशन दुनिया में जिन जिन ममालिक के अंदर हैं वहां पर एक कश्मीर डेस्क कायम किया जाए, ताकि बड़ी खूबसूरत आपने बात कर दी। और हमारी ये ख्वाहिश है इसके ऊपर काम करती रहे कि मकबूजा कश्मीर को आजाद तहरीक और एक मूवमेंट के अलावा भी खान साहब एक बैठक कर लें, एक मीटिंग कर लें, और ये एक सजेशन है ये दे दी जाए ताकि ये मामला संजीदगी से हल हो सके। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम बात करते हैं मेड इन दुबई फैसले जो होते हैं वो कितने कारआमद हो सकते हैं सिंध की आवाम के लिए, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी का मामला हर बार लटक जाता है। ब्रेक से पहले एक लिंक छोड़ा था सेनेटर साबिर अली बलोच साहब के लिए। साबिर अली बलोच साहब, ये जो मेड इन दुबई फैसले होते हैं, ये इसकी कितनी वक़्त होनी चाहिए, और ये बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं, पाकिस्तान में सियासत करते हैं, कोई मामला आता है फैसले आप दुबई में करते हैं, ये क्या मंतक है? नहीं, ये अजीब सी बात हुई कि जी कि फैसले दुबई में करते हैं। फैसले तो फैसले होते हैं। बात ये कि देखो, जरदारी साहब वो हमारे पार्टी के सबसे बड़े हैं, हमारे जो है ना को चेयरमैन हैं पार्टी के। अच्छा, जो फैसले होते हैं, असूली फैसले होते हैं, उसकी सरबराही में होते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो वहाँ पे दुबई में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना उसको कंसल्ट न किया जाए। नहीं, आपको ग्रास रूट लेवल पे रहना चाहिए, अपने मुल्क में रहना चाहिए। आप ये जो गुजरा वहाँ जाते हैं, ये इनका खर्चा फिर कौन देता है? जरदारी साहब देते हैं या सरकारी खर्चा होता है? ये तो दुबई, तो देखो दुबई तो इतना दूर नहीं है, ये अभी खर्चा तो फिर भी होता है ना। वो कोई नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे, नवाज शरीफ साहब जब लंदन में इलाज कर रहे थे, तो यहाँ से भी फेडरल मिनिस्टर वहाँ जाते थे और उनसे गाइडेंस लेते थे। एक फाइल जो है ना वो जाती थी वहाँ पर। देखे ना, सवाल उन पर भी उठाए गए थे, उनके जाती और सरकारी खर्चों पर सवाल उठाए गए थे। वैसे एक मासूमाना सवाल है कि नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम थे, जरदारी साहब वजीर आला तो नहीं है ना। नहीं, वो पार्टी का हेड है। आप बड़ा मासूमाना सवाल। पार्टी जो है ना इन पावर है, पार्टी इन पावर है सिंध में। अच्छा, सिंध की जो है ना पार्टी जब इन पावर है तो जिम्मेदारी तो सारा उस चेयरपर्सन तो इधर है। क्या बात करते सिद्दीक साहब आप? अच्छा देखिए, वो तो चेयरपर्सन तो इधर है ना। देखें साबिर बलोच साहब, मुझे माफ कीजिएगा, आप बात सुने, ये तो बीबी बात सुने। दुबई का फासला तो इस्लामाबाद से भी कम है। लोग तो लंदन जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं पूछने के लिए। अच्छा, लेकिन ये कोई चीज नहीं है, ये कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान से के जो है ना। तो फिर क्या मसला है? तोसी का मामला है, जब वजीर आला सिंध की मुलाकात हो गई है कोर कमांडर से, तो फिर ये अब दुबई में क्या होना है? अगर तोसी मांगी जा रही है पूरे सिंध में, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मसला है साबिर अली बलोच साहब?
नहीं आप जी देखिए मेरी अर्ज है ये पॉलिसी की बात है। अच्छा ये जो है ना पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता कभी ये नहीं कहा उन्होंने कि जी कि हम उसकी तौसीक नहीं करेंगे, लेकिन ये एक सिस्टम है, गवर्नमेंट के काम करने के तरीकेकार है। गवर्नमेंट जो है ना जब एक एक्सटेंशन के लिए जब कोई फाइल मूव होती है तो उसको प्रोसेस से निकलना पड़ता है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। हर बार यही मामला होता है, रेंजर्स के अख्तियारात में तोसी है, सोच विचार शुरू हो जाते हैं, फिर दुबई की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। अच्छा एजाज चौधरी साहब, अब देखें सरकारी खर्चा तो फिर पीपल्स पार्टी भी करती है ना, आए दिन वहां पर गुजरा का इजलास होता है। PMLN और प्राइम मिनिस्टर पर बड़ी बात आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बोइंग 777, अगरचे टैक्स पेयर की वो मनी थी, यकीनन सवाल उठना था, तो ये भी तो फिर करप्शन के हिस्से में नहीं आता। देखिए मैं जो आपसे अर्ज करता हूँ, हमारे यहाँ ये हुक्मरान क्लास तकरीबन एक ही तरह इनके हूदोबाश है, एक ही तरह इनका रहना सहना है, और मुल्क पाकिस्तान आप इनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, मैं इसलिए ये सवाल किया आपसे। पाकिस्तान इनकी पसंद नहीं है, ठीक। एक तो ये जब यानी हुकूमत में होते हैं तो इस्लामाबाद में होते हैं, जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो यहाँ से ये कहीं बाहर ही जाके सारे काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह वजीर आजम जब पनामा पेपर्स का मसला सामने आया तो 6 जलसे किए, आज पहले दिन बेड से उठे हैं फिर जलसा किया। अच्छा तहरीक इंसाफ जलसा करने का कह दे या जुलूस निकालने का कह दे तो वो सारा मसला खड़ा हो जाता है। आपके जलसे ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं कहता हूँ धरने में और जलसे में फर्क है, कोई फर्क नहीं है, वो भी जलसा ही होता है, आपके समझने में फर्क है मेरा ख्याल है। इसलिए असल में मैं ये दो रुखी है जिससे हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, और उसी वजह से हम किसी रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकते। चाहिए तो ये कि ये मुल्क आपका है, यहाँ पर ही रहें, यहाँ पर ही अपने मामलात को, कारोबार को रखें, और ये कौम को हम कहना चाहते हैं कि आप अपने उन लोगों का मुंतखब करें जो कम से कम इंडिजिनस पाकिस्तानी हो, उनकी आल औलाद, उनके काम काज, आपकी पॉइंट आ गया कि जिन्होंने हुकूमत यहाँ करनी है, सियासत यहाँ करनी है, वो उनको आवाम में रहना चाहिए। जी सदीक साहब, देखिए जब हमारे इतने समझदार पढ़े लिखे लोग तहनीयती जलसे और एहतजाजी धरने में फ़र्क महसूस ना करें और दूसरे बंदे को कहें कि जी आपकी समझ में नहीं आता, तो फिर मामला इसी तरह ही होंगे। जलसे और धरने में फ़र्क है भाई। मैं ये अर्ज करूंगा कि जब आप धरना हमारे सारे लोग, हमारी सारी पार्टियां, हमारे सारे सरबराह ये मामला हल होने वाला नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम अगर मुत्तहिद हो जाएं तो शायद हम आलमी सतह पर अपनी बात को मनवा सकेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस स्पेशल से फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।